इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js के अंदर इमेजेस को कैसे यूज़ करना है। Next.js में एक बहुत ही मस्त कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है नेक्स्ट इमेज। अगर हम उसका यूज़ करके अपनी इमेजेस को अपने वेब पेज के अंदर लगाते हैं तो हमारी इमेजेस ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड हो जाती हैं। कैसे करना है चलो हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो का कोड यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और मैं काम करूँगा, इधर मैं ये पूरा हटा दूँगा। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं एक नॉर्मल इमेज कंपोनेंट लेता हूँ। इमेज कंपोनेंट, इसके सोर्स के अंदर मैं इस इमेज का URL डाल दूँगा। ये एक इमेज है, एक ओशियन एंड माउंटेन है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम ओशियन माउंटेन रख दिया है। तो इस इमेज को हम यहाँ पे लोड करेंगे और इसका साइज़ अगर आप देखेंगे तो ये 4000 बाई 3000 मतलब 4K इमेज है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज है। इसको हम यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, स्लैश या फिर डॉट स्लैश या फिर स्लैश, और फिर यहाँ पर हम उस इमेज का नाम दे सकते हैं माउंटेन इमेज डॉट JPG। ये पूरा इसका नाम है। अब हम अपने पेज के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये इमेज लोड हुई है कि नहीं। तो ये इमेज लोड हो गई है और इसकी विड्थ कितना भी हम ऐसे इंक्रीज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, ये जितना भी इसकी मैक्सिमम 4000 विड्थ होगी ना, वहाँ तक ये इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर हम ऐसे जूम आउट करते जाएंगे तो हमारे पूरे पेज का ही उतना विड्थ नहीं है, हमने इसका मैक्स विड्थ सेट करके रखा है, इतना कुछ सेट करके रखा होगा, इसीलिए हम जूम आउट कर रहे हैं। तो ये मतलब उतना ही मैक्स विड्थ फिक्स हो गया इसका, लेकिन ये काफ़ी बड़ी इमेज है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम इसका विड्थ फिक्स करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इसका हम साइज़ अगर चेक करें कि कितने MB की इमेज ये लोड हुई है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा 1.5 MB, इतना साइज़ का इमेज लोड हुआ है। ठीक है, और रेंडर्ड साइज़ है यहाँ पे 662 बाई 496। रेंडर्ड साइज़ का मतलब कि कितना ये ऐसा हमें व्यू पोर्ट के अंदर कितना बाई कितना का दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो ये कम हो जाएगा, हमने उसको रिसाइज करके छोटा कर दिया। लेकिन इंट्रिंसिक साइज़ का मतलब है कि क्या लोड होकर आया है, सर्वर से क्या लोड हुआ है, फाइनल इमेज जो सर्व हुई है वहाँ से वो कितने बाई कितने की इमेज थी। ठीक है, तो ये 4000 बाई 3000 पिक्सल 4:3 इस रेशियो की इमेज यहाँ पे लोड हुई है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने पेज के ऊपर इमेजेस को लोड करने का। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर इमेज बहुत हैवी साइज़ की है और हम उसको छोटा दिखा रहे हैं, मतलब हमें उसका पूरा 4K रेजोल्यूशन में नहीं दिखाना, हमें छोटा ही दिखाना है, एक कार्ड के अंदर काफ़ी छोटी इमेज दिखानी है। मैं इसके ऊपर विड्थ सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास नेम यूज़ करूँगा और विड्थ मैं कर दूँगा, विड्थ 300 कर देते हैं। ठीक है, इतना कर देंगे। ये 300 मुझे ऐसे करना होगा टेलविंड के अंदर 300 पिक्सल। ये अगर मैं कर दूँगा तो इतना बड़ा, मान लो एक कार्ड है उसके अंदर हमें इमेज को दिखाना है, तो अभी भी ये उतना ही MB 1.5 MB का ही डेटा यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, 1.5 MB का इमेज लोड होगा 1.5 MB का। अगर हम चाहें तो नेटवर्क टैब के अंदर यहाँ पर आके इमेज का फिल्टर लगा के एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखेगा टोटल 2 MB का रिसोर्स ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि जावास्क्रिप्ट, CSS और सारा जो रिसोर्स है सब कुछ 2 MB का ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें से 1.5 MB यानी कि 1.5 MB ये इमेज है। अगर हम ऑल कर देंगे तो ऑल में केवल ऑल 2 MB ट्रांसफ़र ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखो 1.5 MB। और यहाँ पे आपको एक दूसरा भी दिख रहा होगा, ये 4.1 MB है। ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे ट्रांसफर्ड और रिसोर्सेस, इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली कंप्रेस्ड होके जो मान लो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, CSS फाइल है, वो सारी फाइल्स कंप्रेस्ड होके आती हैं, तो नेटवर्क के थ्रू जितना ट्रांसफ़र होता है उतना यहाँ पे दिख रहा है, और वो अनकम्प्रेस होके कितना बन जाती है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इमेज जो हमारी है जो ट्रांसफ़र हुई है वो 1.5 MB की ट्रांसफ़र हुई है। अब हम एक काम करते हैं, हम Next.js के इमेज कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर दूंगा और मैं इंपोर्ट करूंगा Next.js का इमेज कंपोनेंट, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम next/image। यहाँ से हम इमेज कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे और इसको ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सोर्स पास कर देंगे,
यही वाला सोर्स मैं कॉपी कर लेता हूँ और सोर्स पास कर देंगे यहाँ पे। अभी हम अगर इतना ही करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि जो Next.js का इमेज कंपोनेंट है वो विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। वो विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करता है कि इसको पास किया जाए। अभी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर एरर आ रही है और हमने एरर हैंडलर यहाँ पे एरर वाला हैंडल करने के लिए फाइल बना के रखा है, इसीलिए हमें यहाँ पे ट्राई अगेन का बटन दिख रहा है, जो एरर है यहाँ पे है। तो हम एक काम करते हैं, एरर हमें बार बार हमें इस पे क्लिक ना करना पड़े, हम error.js फाइल को डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसकी एरर को कोई हैंडल नहीं करेगा, तो ये सीधा बड़ा होकर हमारा पॉपअप खुल के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको भी, 1 मिनट, ज़्यादा ही जूम इन कर दिया मैंने, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये एरर आ रही है, क्या बोल रहा है कि विड्थ प्रॉपर्टी मिसिंग है। चलो हम विड्थ दे देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विड्थ इस तरह से मैं सेट कर दूंगा, विड्थ 300, ठीक है। हमें जितना रेंडर करवाना है, जितना एक्सपेक्टेड साइज होगा कि उतने साइज का हमें इमेज दिखाना है, उतना हम यहाँ पे देंगे। अब ये देखो बोल रहा है कि हाइट प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो अगर हम हाइट कुछ भी दे देंगे तो उसका एस्पेक्ट रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो है। तो हम एक काम करते हैं, हम विड्थ को 400 कर देते हैं और हाइट को 300 कर देते हैं, हाइट 300। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन रहेगा और एरर भी नहीं आएगी। ये देखो इमेज लोड हो गई है, लेकिन अभी भी एक वार्निंग जैसा, मतलब एक एरर है यहाँ पे, लेकिन ऐसी एरर नहीं है कि हमारी इमेज, मतलब हमारा पेज ही ना लोड हो। अभी तक जब तक हम हाइट विड्थ नहीं दे रहे थे तो हमारा पूरा पेज ही नहीं लोड हो रहा था। अब ये बोल रहा है अल्ट प्रॉपर्टी को भी दो यहाँ पे, तो अल्ट को भी हम सेट कर देते हैं। अल्ट, इसकी वैल्यू ये ओशियन माउंटेन, ये मैं सेट कर देता हूँ। ये 4 रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम इसको सेट कर देते हैं तो हमारी इमेज यहाँ पर लोड हो जाएगी। अब बहुत अच्छी बात है यहाँ पे वो ये कि ये जो इमेज है ये कंप्रेस्ड है, ऑटोमेटिकली Next.js इसको कंप्रेस करके तब हमारे ब्राउज़र तक सेंड करता है। अगर हम यहाँ पर हवर करेंगे तो देखो इसका साइज़ कितना है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 86 किलोबाइट्स। कितना गुना कम हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई करके, मतलब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना गुना घटा है इसका साइज़। तो 1.5 MB था, यानी कि इतना इंटू 1024, तो पहले इतना था, ठीक है। अब कितना हो गया है, अब 86 किलोबाइट्स हो गया, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 86 से, 87 कर लेते हैं। 17 गुना, लगभग 17-18 गुना इसका साइज़ कम हो गया। 17-18 गुना, अच्छा 86 नहीं 83.6 है, तो 83, मैं इसको 84 कर देता हूँ, ठीक है। 18 गुना इसका साइज़ कम हो गया, और 18 गुना साइज़ कम होना बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसे ही हमारे पेज के ऊपर बहुत सारी इमेजेस होंगी तो हमारे सर्वर के ऊपर जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उसको कम डेटा सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है और क्वालिटी में आपको कोई डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं वही वाली इमेज रखूँ और इसका विड्थ मैं 400 कर दूँ ताकि दोनों का साइज़ सेम रहे, तो आप अगर देखेंगे अपने आँख से तो नहीं दिखेगा, ठीक है। एकदम बहुत ज़्यादा जूम इन करके अगर देखेंगे, जैसे इतना जूम इन कर लिया तो ये वाली इमेज जो है, यहाँ पे माउंटेन और ये सब कुछ थोड़ा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे ये बोट है, ठीक है, ये बोट है, इस वाली इमेज में क्लियर दिखेगा। इस वाली इमेज में देखो ये बोट उतनी क्लियर नहीं दिख रही है, इस वाली इमेज में काफ़ी क्लियर है, सब कुछ काफ़ी शार्प है, इस वाले में कम शार्प है। लेकिन हम अगर जूम आउट करते हैं तो कुछ भी विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो हमें एक्स्ट्रा डेटा नहीं सेंड करना चाहिए। जो यूज़र है वो जूम आउट कर करके ऐसा नहीं देखता। मान लो कार्ड्स के अंदर 1000 कार्ड्स हैं, 100 कार्ड्स हैं, उसमें अगर आप इतना हाई रेजोल्यूशन इमेज सेंड करेंगे, इतना जो 1.5 MB की इमेज है, तो बहुत ही दिक्कत की बात है, वो नहीं सेंड करना, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा डेटा लगेगा और लोड भी स्लो होगा। ये तो लोकल होस्ट पे तुरंत लोड हो जा रहा है, जब नेटवर्क से आएगा तो यूज़र वेट करता रह जाएगा, वो तो लोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुरंत ही, मतलब पहला हमने इसका वो देख लिया कि ये किस तरह से ये इसे ऑप्टिमाइज़ करके शॉर्ट कर देता है।
हम इसमें क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो क्वालिटी होती है वो 75% सेट रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्रेस तो करेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन पास कर सकता हूँ और क्वालिटी की वैल्यू मैं 1 से लेकर 100 तक डाल सकता हूँ, कितना % इसको कंप्रेस करना है। तो जैसे 1 मैंने डाला तो आप देखिए कितना ज़्यादा फटा क्वालिटी हो गया इसका। और अगर मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ तो एकदम 100% इसका क्वालिटी जो है वो हो जाएगा ये। लेकिन अभी भी ये कंप्रेस करके ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये कंप्रेस नहीं होगा, ये कंप्रेस करके ही आएगा। अभी देखो इसका जो साइज़ है ये 288 288 KB है, 100% में सेट कर दिया तब भी, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है वो कम हो गया। यहाँ पर अगर आप रेजोल्यूशन देखेंगे तो 828 इतना, ठीक है, इतने रेजोल्यूशन में ये सर्व होके आ रहा है सर्वर से। ये पूरा 4000 बाई 3000 इतना होके नहीं आ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 75 होती है। यहाँ पर अगर 75 ऐसे अगर हम करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रहेगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इसका साइज़ 83.6 KB है। अगर हम 1 कर देंगे तो एकदम से लोवेस्ट क्वालिटी हो जाएगी और इसका साइज़ भी बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखो 10 KB का इसका साइज़ हो गया। तो हमें डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना चाहिए, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एकदम सही से कस्टमाइज़ कर देता है, मतलब कंप्रेस कर देता है 75। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो इसका इमेज का URL बन रहा है, ये इमेज का URL देखो कुछ अलग सा बन रहा है। अगर हम नॉर्मल इमेज को यूज़ करते हैं, यहाँ पर जैसे इस इमेज को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका URL क्लियर है कि स्लैश मतलब लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बार बार इधर ही आ रहा है। ठीक है, ये आपको मतलब यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा होगा इसके जस्ट बाद लोकल होस्ट और फिर ocean/mountain ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका सोर्स एट्रीब्यूट, यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, /next है, इमेज है, फिर URL इज इक्वल टू, फिर URL का नाम है यहाँ पे। ठीक है, ये है, ये ओशियन माउंटेन करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओशियन माउंटेन, फिर विड्थ इज इक्वल टू 828, क्वालिटी इज इक्वल टू 75। ये क्वालिटी वही है, क्वालिटी 75 जो हमने यहाँ पे सेट किया था ना, डिफ़ॉल्ट 75 रहता है। अगर हम कुछ और कर दें, मान लो 55 कर देंगे तो ये 55 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्वालिटी 55 हो गया। और यहाँ पर ये कई सारे एट्रीब्यूट सेट करता है, ये सोर्स एट्रीब्यूट भी सेट करता है, सोर्स सेट एट्रीब्यूट भी सेट करता है। ठीक है, सोर्स सेट एट्रीब्यूट जो है ये रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए होता है कि अलग अलग पिक्सल डेंसिटी के ऊपर अलग अलग इमेजेस लोड हों। ठीक है, तो ये प्लेन मतलब HTML का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब नेक्स्ट.js का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो सोर्स सेट है ना, ये आप चाहें तो आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दो वो दिए गए हैं, 2 URL। एक तो यहाँ पर 1x का है जिसमें विड्थ 640 है और क्वालिटी तो उतनी ही है, और एक 2x के लिए दिया गया है जहाँ पर विड्थ 828 है और क्वालिटी 55 है। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन पिक्सल डेंसिटी, हमारे डिवाइस की पिक्सल डेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से ये इमेज ऑटोमेटिकली हमारा HTML जो है वो लोड कर लेता है। ये HTML का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से रिस्पॉन्सिव इमेजेस हमें प्रोवाइड करता है। और जब हम हाइट एंड विड्थ देते हैं ना, तो ये हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट भी हमारे इमेज के ऊपर लगा देता है यहाँ पर। तो ये जब हम विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट देते हैं तो ये 2 काम करता है। एक तो इसका यूज़ करके नेक्स्ट.js से देखिएगा कि यहाँ पर हमने कितना हाइट एंड विड्थ दिया है, और इसके अकॉर्डिंग ये इमेज को कंप्रेस कर देगा। अब ये एग्जैक्ट ये 400 बाई 300 नहीं करता है, इसके कुछ फिक्स्ड ग्रुप्स होते हैं कि जैसे अगर 400 दिया है तो 400 से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ एक उसका ग्रुप होगा, मान लो 640 का ग्रुप होगा। ठीक है, फिर 800 का ग्रुप होगा, ऐसे ही 750 का ग्रुप होता है। तो इसके कैटेगराइज मतलब 10-15 ग्रुप्स होते हैं, लगभग 500 पिक्सल से लेके या 300 पिक्सल से लेके और 1200 पिक्सल तक। उसके बीच में जैसे से हम विड्थ देते हैं, वो जैसे हमने यहाँ पे 400 दिया तो 400 के बाद जो इसका ग्रुप होगा ना, उतना लेके इस इमेज को उतने बाई, और फिर उसका जो हाइट बनेगा
उतना करके कंप्रेस कर देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 400 लिया है, तो 400 का यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो 400 से जो आगे वाला ग्रुप होगा वो है 640। तो 640 का यूज़ करके 640 बाई समथिंग जो भी उसका रेशियो में मेंटेन होगा उतना करके ये कंप्रेस कर देगा। ये वैसे डिवाइसेस पे सर्व किया जाएगा जिनका जो पिक्सल डेंसिटी है वो 1x है। अब इसके लिए आपको पिक्सल डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डिवाइस है इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो 2x है, इसीलिए हमारे वाले डिवाइस में इसका 2x, जैसे 400 का 2x क्या होता है 800, ठीक है। तो 800 के अराउंड जो भी इसका ग्रुप होगा, जैसे 800 के अराउंड इसका जो भी ग्रुप है वो 828 है, ठीक है। तो 828 बाई 621 इतने का यूज़ करके ये कंप्रेस कर रहा है। अगर हम इसकी विड्थ कम कर दें, इसकी विड्थ मैं 300 कर देता हूँ, और 300 करने पर इसकी हाइट जो है वो हमें इसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सेट करनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका देख लूँगा कि इसका अगर मैं विड्थ 300 करूँगा तो इसकी हाइट कितनी बनेगी, 225 हाइट बनेगी। तो एक बार कंट्रोल Z कर देते हैं, 300 बाई 225 शायद आया था, मैं फिर से भूल गया हूँ, 225 ये हो जाएगी इसकी विड्थ। इसको भी मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। 225 करेक्ट है, ठीक है। तो देखो हमने इसको कम कर दिया है। तो अभी देखो 1x के लिए इसका जो ग्रुप है वो दूसरा ग्रुप यहाँ पे चूज कर लिया है, 384 यहाँ इसने चूज किया है, ठीक है। और 2x में इसका 300 का 2x 600 होता है, तो 2x में 640 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे इसके अलग अलग डिवाइस साइज के ग्रुप हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिवाइस साइजेस इन Next.js इमेज, ऐसा अगर हम सर्च करेंगे तो इधर इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा क्या क्या इसके अवेलेबल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे कहीं होगा, इधर तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं ऐसे सर्च करता हूँ डिवाइस साइज, इस वाले पेज के ऊपर नहीं मिल रहा, दूसरे पेज के ऊपर इमेज कंपोनेंट के ऊपर तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिवाइस साइजेस यहाँ पर ये मिल गया है। तो ये देखो डिवाइस साइजेस यहाँ पर इस तरह से ये मेंशन्ड है, और यहाँ पे ये 640 है और उसके ऊपर का मेंशन्ड है। लेकिन अगर हम 640 से कम का डालते हैं तो ये 300 का ये रेंज ले लेता है, ठीक है, 384। अभी अगर मैं इसका कुछ भी और कम डालूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 200 कुछ डाल देता हूँ, मैं पहले इसका विड्थ कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं 290 कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने इसको 290 कर दिया, तो 290 बाई कितना होगा ये इमेज जो है 290 बाई 317। कुछ ऐसा करते हैं कि हाइट एंड विड्थ एब्सोल्यूट नंबर में रहे, 280 कर देते हैं, 280, हाँ 280 बाई 210। तो मैं 280 बाई 210 करता हूँ, 280 बाई 210 ये कर दूंगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो भी यहाँ पर जो इमेज रेंडर हो रही है ये 384 वाले ग्रुप को ही यहाँ पे इसने उठाया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा नंबर ये उठा रहा है, ये एग्जैक्ट फिक्स्ड रेंजेस हैं। जो भी इसके नियरेस्ट क्लोजेस्ट रेंज मिलता है हम यहाँ पे देते हैं। जैसे हमने 280 दिया है तो इसका जो नियरेस्ट रेंज है ये 384 है, तो इससे मैच कर लेगा और इसको यहाँ पे अपनी URL के अंदर सेट कर देगा। जब तक हम 380 तक रहेंगे, या फिर हम मैं यहाँ पे चलो 380 अभी आपको दे के दिखाता हूँ, 380 यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। और इसका हाइट कितना बनेगा, एक मिनट, 285, 380 और 285 ये अगर कर देंगे तो भी इसका जो URL आएगा उसमें 384 ही रहेगा। यहाँ पे विड्थ देखो 384 ही विड्थ है, ठीक है। अब इसका डबल जो बना, 384 का डबल क्या होगा, 384 किधर गया,
384 इंटू 2, ये 768 बना। अब यहाँ पर जो 768 के क्लोज है वो 828 है, ठीक है। अगर इसका डबल 750 से कम बना होता, अगर इसका डबल से 750 से कम बना होता तो मैं एक काम करता हूँ, 750 डिवाइड बाई 2, 375, ठीक है। 375 अगर हमारा विड्थ होता या फिर 370 होता, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 360 इसका विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। और हाइट देखते हैं कितना होगा, 270 इसका हाइट होगा। तो 360 बाई 270 अगर हम ये करते हैं तो जो 2x में इसकी विड्थ आएगी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो 750 आई है। ये आप खुद से इसको करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, इतना मुश्किल मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, इमेज ही तो है, यूज़ करना है, यूज़ कर लो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये इसका हाइट और विड्थ रेंडर होके यहाँ पे आता है, मतलब कितने बाई कितने का नेक्स्ट.जेएस का सर्वर ये कैलकुलेट करके विड्थ देता है हमें, ठीक है। आप खुद से इसको अलग अलग करना, और यहाँ पर ये अलग अलग रेंजेस हैं, ये जिसके भी क्लोजेस्ट उसका हाइट एंड विड्थ आएगा वो सेलेक्ट होके सर्वर से रेंडर होके आएगा। और इस चीज़ को हम चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट कन्फिग के अंदर जाके वहाँ पे इमेजेस प्रॉपर्टी के अंदर डिवाइस साइजेस के अंदर हम इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर देंगे, तो उस हिसाब से उस गैप को, मतलब उसके जो भी क्लोजेस्ट रहेगा वहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट जो भी है वो ठीक है, हमें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है अनकम्प्रेस्ड, अनऑप्टिमाइज्ड, कंप्रेस नहीं, अनऑप्टिमाइज्ड। अगर हम ये सेट कर देते हैं तो ये एकदम नॉर्मल इमेज की तरह बिहेव करने लगता है। ये देखो URL सिंपल हो गया है, जैसे इसका वाला URL है वैसे इसका वाला URL हो गया, ठीक है। तो अनकम्प्रेस्ड हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब अनऑप्टिमाइज्ड। आपको पता होना चाहिए कि होता है, अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये तो एक एग्जांपल हो गया कि कैसे हम अपने खुद के सर्वर पर रखे हुए इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर डालना और स्लैश यूज़ करके हम उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई बाहर से इमेज यूज़ करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें unsplash.com से वहाँ से कोई इमेज यूज़ करनी हो तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम unsplash ओपन कर लेते हैं, unsplash, और यहाँ से एक इमेज का URL कॉपी कर लेते हैं। ये इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस कर दूँगा, ठीक है। इसका URL हमने कॉपी कर लिया है। अगर हम अपने इस इमेज टैग के ऊपर डालेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। देखो ये हमारा नॉर्मल इमेज वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया है और इधर आके हम चेक करते हैं तो ये देखो ये वर्क कर रहा है, ये प्रॉपरली लोड हो रहा है। लेकिन यही URL अगर मैं यहाँ पर डालूँ, अगर मैं अपने इमेज कंपोनेंट के अंदर डालता हूँ तो ये क्या हुआ, ये तो एरर आने लगा है। ये एरर क्यों आ रहा है और क्या एरर है? तो ये बेसिकली बोल रहा है कि Next.js कॉन्फ़िग के अंदर इमेजेस की के अंदर हमें ये होस्ट नेम सेट करना है, ऐसा कुछ हमें सेट करना है, ठीक है। तो Next.js बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल वेबसाइट्स को नहीं अलाउ करता है, मतलब एक्सटर्नल सर्वर्स का यूज़ करके हम Next.js के अंदर इमेजेस को नहीं लोड कर सकते हैं। इस चीज़ को हमें Next.js की कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर करके बताना पड़ेगा। तो हमारी Next.js की कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर है, इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इधर हमें लिखना है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर रिमोट पैटर्न्स ये ऐड करना। ये एक एरे रहेगा क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल सर्वर से, मल्टीपल वेबसाइट से इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट सेट करेंगे और यहाँ पर होस्ट नेम रहेगा। होस्ट नेम की वैल्यू क्या रहेगी, यही चीज़, ये images.unsplash.com ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एरर के अंदर ये शो कर रहा था images.unsplash.com। ये अभी हमारा सर्वर क्रैश हो चुका होगा क्योंकि एडिट करते टाइम हमारा जो फाइल होता है वो इनवैलिड सा हो जाता है, तो इसीलिए क्रैश हो जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल जो है वो इनवैलिड सा हो जाता है। तो एक बार हम रिस्टार्ट कर देंगे और ये एरर जो है वो चली जाएगी और इमेज हमारा लोड होने लगेगा। ये देखो इमेज हमारा लोड हो रहा है यहाँ पर भी। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फाइल को लोड करना है तो हमें इस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और भी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि पैटर्न, यहाँ पे पाथ नेम है,
यहाँ पर हम पैटर्न दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे images.com फिर /something, वहाँ से अगर हमें कोई इमेजेस यूज़ करनी है, या फिर unsplash.com, और यहाँ पर हम इस तरह से स्टार बता सकते हैं कि unsplash.com और आगे कुछ भी हो, इमेजेस हो, www हो, कुछ भी हो, वहाँ से इमेजेस को लोड कर लो। इधर हम प्रोटोकॉल भी सेट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल, ये चीज़ प्रोटोकॉल यानी कि HTTPS, ये वाला प्रोटोकॉल हम सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि केवल HTTPS वाली वेबसाइट से ही ये लोड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिमोट पैटर्न्स के अंदर। ऐसे ही अगर किसी और वेबसाइट से करना है तो हम उसको डुप्लिकेट कर देंगे और यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम मेंशन कर देंगे। अभी के लिए एक ही है तो एक ही काफ़ी है, यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम Next.js कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हम बहुत पावरफुल और कस्टमाइजेबल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक लोडर नाम की हम प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, जो कि एक फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रॉप्स रिसीव होते हैं इसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम कंसोल लॉग करके चेक करते हैं प्रॉप्स। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से नहीं काम करेगा। अगर हम ऐसे चेक करेंगे और रिफ़्रेश करते हैं, ये रिफ़्रेश नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, ये सर्वर शायद क्रैश हो गया है। हमने अपने उस Next.js फाइल के अंदर कुछ चेंज किया था, इसके कारण से क्रैश हो गया। एक बार हम ऐसे रिस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा। ये देखो, फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली पास्ड इनटू क्लाइंट कंपोनेंट्स, मतलब ये ऐसा बोल रहा है बेसिकली इसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। अगर हम इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे तभी हम इस लोडर को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ क्लाइंट करना होगा, यूज़ क्लाइंट, ये चीज़ कर देंगे तो ये देखो ये वर्क कर रहा है, लेकिन अब हमारी इमेज नहीं लोड हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। ये पहले तो प्रॉप्स देखते हैं क्या क्या प्रॉप्स के अंदर रिसीव हुआ है। जो हम कंसोल लॉग कर रहे हैं ना, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ रिसीव होती हैं। एक तो सोर्स जो हमने पास किया था, तो अगर हम एज इट इज़ सोर्स रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, मतलब तो जो सोर्स है यहाँ पे, वो सोर्स इमेज का सोर्स जो है वो ये सोर्स बन जाएगा। हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या 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 प्रॉपर्टी है। सोर्स है, क्वालिटी है और विड्थ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, SRC, क्वालिटी एंड विड्थ, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमने कर लिया। यहाँ से हम अगर रिटर्न कर देंगे सोर्स ऐसे ही, तो जैसे हमारा वर्क कर रहा था पहले वैसे ही वर्क करने लगेगा। हमारा जो सोर्स है ये चीज़ सेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमने सेट किया था वो एज इट इज़ सेट हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे सोर्स में केवल ऐसे स्ट्रिंग्स रिटर्न कर दें यहाँ से लोडर के अंदर से, तो यहाँ पर आप देखना इस इमेज का जो सोर्स है वो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी स्ट्रिंग मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करूँगा, ऐसे अनुराग अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ तो ये अनुराग यहाँ पे सेट हो जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, ये बेसिकली क्यों होता है, अगर हम कोई ऐसा इमेज का सर्वर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्लाउडनरी, जहाँ पर हमें क्वालिटी कंट्रोल करने का या विड्थ कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम ये कस्टम यहाँ से विड्थ पास कर देंगे, यहाँ से सोर्स पास कर देंगे, और यहाँ पर हम इमेज का पूरा सोर्स नहीं रखेंगे, इमेज का मेनली नाम रखेंगे। केवल जो इमेज का नाम होगा या इमेज की जो ID होगी जिसका यूज़ करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे रखेंगे सोर्स के अंदर। जैसे कि हम सोर्स के अंदर यहाँ पर कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, ये इस इमेज का मान लो कि ये ID है, या फिर हम इसका हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी ऐसी वैल्यू रख देते हैं अभी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सोर्स में image1, ये मान लो हमारे क्लाउडनरी के सर्वर पर इमेज है, उसकी ID है, ये चीज़ डाल देंगे। अब हम यहाँ पर अपना पूरा URL बिल्ड करेंगे, https:/cloudnary/something.com, इस तरह से URL बिल्ड करेंगे। वहाँ पे क्वालिटी डालेंगे, वहाँ पे विड्थ ऐड करेंगे, और फिर हमें ये फाइनल जो भी आउटपुट रिटर्न करके देगा वो एक्चुअल इमेज के सोर्स में जाके सेव होगा। अभी देखो यहाँ पर मैंने image1 सेट किया है, यहाँ से मैंने रिटर्न किया है अनुराग, लेकिन जो हमारे पेज पर आएगा वो क्या आएगा, जो लोडर ने रिटर्न किया है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो अनुराग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना पूरा इमेज का URL बिल्ड करते हैं। अगर हम कस्टम इमेज का सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो, जैसे कि क्लाउडनरी हो गया और एक इमेज URL करके होता है, इमेज UR ऐसे करके होता है, तो वहाँ पर हम खुद से इमेजेस को कंप्रेस भी कर सकते हैं
अलग अलग क्वेरी पैरामीटर्स डाल के उसका डायमेंशन भी सेट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और हम अपने पूरे पेज को क्लाइंट नहीं बनाते हैं, बेसिकली उस इमेज कंपोनेंट को ही एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे। ठीक है, एक कस्टम इमेज करके कंपोनेंट बना लेंगे, उसी को क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे और उसके अंदर ही सारा काम करवाएंगे। तो ये है हमारा Next.js का इमेज कंपोनेंट। बहुत ही पावरफुल है, इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए Next.js के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और सीखिए, देखिए कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर जितना हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है, अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इमेज का जो URL है वो इनवैलिड सा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि वैलिड, एटलीस्ट वैलिड इमेज का URL रहे। मैं लोडर को बस कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर नॉर्मली आप यूज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर Next.js कंपोनेंट को यूज़ करिए, आपकी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएंगी। और Next.js बिहाइंड द सीन्स क्या करता है, एक लाइब्रेरी यूज़ करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर शार्प नाम की एक लाइब्रेरी है, ये शार्प, ये इमेज कंप्रेशन लाइब्रेरी है। अगर आप शार्प npm सर्च करेंगे, npm शार्प, तो आपको ये मिलेगा। ये Node.js का इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। ये Next.js बिहाइंड द सीन्स इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके हमारे इमेज को कंप्रेस करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा कुछ खुद से कर सकते हैं इसी शार्प लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जादू सा कर रहा है Next.js, ये जादू से एकदम से कंप्रेस कर दे रहा है। ये एक दूसरी लाइब्रेरी को यूज़ करता है जिसका नाम है शार्प, और हमारी इमेज को कंप्रेस करके छोटे फॉर्म में कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम दोनों का वो देखेंगे तो ये 664 KB यहाँ पे सर्व हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 43 KB, कितना कम है। हम अगर किसी दूसरे सर्वर से भी इमेज को फेच करते हैं ना, किसी दूसरे सर्वर का URL डालते हैं, तो Next.js अपने सर्वर पर ही उस इमेज को फेच कर लेगा और उसको कंप्रेस करने के बाद फिर ब्राउज़र तक भेजता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल काम करता है नेक्स्ट का जो इमेज कंपोनेंट है। तो आगे से जब भी आप इमेज को यूज़ करना तो इमेज कंपोनेंट को ही यूज़ करना। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो ये वाला सेक्शन है स्टाइलिंग इन Next.js, और Next.js का जो फ्रंट एंड वाला हिस्सा है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। अब अगर आप Next.js का यूज़ करके फ्रंट एंड बनाना चाहते थे तो आप कॉन्फिडेंटली फ्रंट एंड बना सकते हैं, बहुत ही परफॉर्मेंट फ्रंट एंड Next.js का यूज़ करके। इसके बाद जो भी हिस्सा रहेगा वो बैक एंड के ऊपर फोकस रहेगा मेनली। Next.js का यूज़ करके कैसे हम APIs बनाते हैं, कैसे हम क्राउड ऑपरेशन करते हैं, कैसे हम डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है, मतलब Next.js का जो नेक्स्ट हिस्सा है, वो बैक एंड के ऊपर फोकस रहेगा। तो और Next.js का यूज़ करके ज़्यादातर बैक एंड बनता नहीं है, तो कोई उतना क्रूशियल नहीं है। अगर आप लास्ट वाला हिस्सा नहीं देखते हैं ना, तो अगर आप कंपनी के अंदर जाएंगे तो ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर ये वाला जो इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो यूज़ ही नहीं होता। API राउट्स ये कोई नहीं यूज़ करता, मेनली सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए ही Next.js को यूज़ किया जाता है, और वही Next.js का मेन पॉइंट है। ठीक है, मेन वो है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और वही लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इंडी डेवलपर हैं, आप कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसका Next.js का ही यूज़ करके बैकएंड भी बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी आसान होता है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम वही देखेंगे कि कैसे हम Next.js का यूज़ करके, API राउट्स का यूज़ करके कैसे हम बैकएंड क्रिएट करते हैं, REST APIs क्रिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट वीडियो में।